इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर 2019 जो कि क्लास 9 फेडरल बोर्ड में आया था उसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्टिव पार्ट में दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन बी जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा सेक्शन बी में जिसके टोटल 27 मार्क्स हैं और इसमें 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने इन 13 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, यानी कि हमने सी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म होना चाहिए उसको हमने लिस्ट करना, वो हमने बताना। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो है क्या। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म होना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। इन सी प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज हायर देन रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होती है। एंड प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज हायर देन लॉजिकल ऑपरेटर। और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है लॉजिकल ऑपरेटर से। अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी आपको पता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आप पढ़ चुके हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपने एक लिस्ट दे दी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोड गिवन है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। आपको एक कोड गिवन है, इसमें से आपने एरर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें एक एरर मौजूद है जो कि लाइन ए में ही है, पहली लाइन में है, जहां पे हमने b की वैल्यू 1.2 ली हुई है, जबकि उसकी टाइप हमने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर की हुई है। तो 1.2 एक फ्लोट वैल्यू है और इसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं होता सी प्रोग्रामिंग में, या तो आप इसकी टाइप फ्लोट कर दें या यहाँ पे b की वैल्यू इंटीजर पुट कर दें। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि इस कोड में द फॉलोइंग एरर इज फाउंड इन फॉलोइंग कोड। इस कोड में ये एरर आया है, वो क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज 1.2 विच इज अ फ्लोट वैल्यू। वेरिएबल b की वैल्यू 1.2 है जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। वेयर एज डाटा टाइप ऑफ b इज गिवन एज इंटीजर, जबकि b की जो डाटा टाइप है वो एक इंटीजर के तौर पे दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे सवाल पूछा गया है कि एक बुलियन एक्सप्रेशन है, उसका हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का हम ट्रुथ टेबल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारे सामने एक ट्रुथ टेबल है। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको फिर से रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी, और इसके अंदर ए बार, बी बार और सी बार भी हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लेते हैं, ए, बी और सी के नाम से। उसके बाद हमने अगले 3 कॉलम जो बनाने होंगे वो होंगे ए बार, बी बार और सी बार फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलम्स जो होंगे उसमें हम जो हमारे एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं वो हमने लिखनी है, जैसे ए बार, बी, सी डैश या सी बार। तो यह हो जाएगा ए बार, बी और सी बार। नेक्स्ट टर्म है ए बार, बी, सी, तो यह हो जाएगा ए बार, बी, सी। और थर्ड टर्म है ए, बी, सी बार, तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। उसके बाद हम अपने एक्सप्रेशन को पूरे कॉलम में एक साथ लिख देंगे। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बार, बी, सी बार, और इसी तरह ए बार, बी, सी और ए, बी, सी बार। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 इनपुट्स हैं तो उसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ए बार, बी बार और सी बार है इनके कॉम्बिनेशन लिखने हैं। ए बार कैसे फाइंड करना है कि जहां पे भी ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, और जहां पे ए की वैल्यू 1 होगी उसको हम वहां पे ए बार में उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। इस तरह करके हम ये 3 कॉलम्स भी फिल कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि तीनों टर्म्स जो है इनके कॉलम भी फिल कर लेने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बताऊंगा कि ए बार, बी, सी बार से मुराद ये है कि हम तीनों इनपुट्स जो हैं इनके दरमियान एंड गेट अप्लाई कर रहे हैं। एंड गेट तब अप्लाई होता है, एंड गेट जब अप्लाई होता है तो आंसर हमेशा आपका 0 आता है। 1 आंसर हमेशा तब आता है जब आपके तीनों इनपुट्स आपके पास 1 हो। तो यहाँ पे आप देखें ए बार की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और सी बार की वैल्यू क्या है 1। अब ए बार और सी बार की वैल्यू तो 1 है लेकिन बी की वैल्यू 0 है, इस वजह से ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज को सामने रखते हुए हम इन तीनों कॉलम्स को भी फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान और गेट यानी प्लस अप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों टर्म्स जो हैं
इनके दरमियान हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 + 0 + 0 जवाब आएगा 0, क्योंकि और का जवाब हमेशा जो है वो 1 आता है। 0 तब आता है जब तीनों इनपुट 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे भी तीनों इनपुट्स हमारे पास 0 हैं, जवाब आ जाएगा 0। यहाँ पे इनपुट देख रहे हैं आप 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा 1, और इसी तरह फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, और फिर बाकी इनपुट्स हमारे 0 हैं, तो ओवरऑल हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन का जो आपको ये कॉलम नजर आ रहा है, ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला सवाल है कि हमने कंपेयर करना है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को। तो इसका कंपैरिजन हम इस तरह से लिखेंगे कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में जो मेन कंपैरिजन है, द मेन कंपैरिजन बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप इज दैट व्हाइल लूप चेक कंडीशन बिफोर आइट्रेशन ऑफ द लूप। जो व्हाइल लूप होती है वो कंडीशन चेक करती है लूप की आइट्रेशन से पहले। ऑन द अदर हैंड उसके बरक्स द डू व्हाइल लूप, जो डू व्हाइल लूप होती है, वेरीफाइज द कंडीशन, वो कंडीशन वेरीफाई करती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। जब लूप की स्टेटमेंट्स चल जाती हैं, एक दफा एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उसके बाद जाके कंडीशन वेरीफाई होती है इनसाइड द लूप। तो ये एक कंपैरिजन है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि राइट डाउन द यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। 3 फंक्शंस हैं, get_char, get_s, get_ch। इनको हमने बताना है कि ये सी प्रोग्रामिंग में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इनका यूज बताना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका जवाब। तो सबसे पहले हम बताएंगे get_char। get_char इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम एन इनपुट। जब भी कोई इनपुट दिया जाता है तो उसमें कैरेक्टर रीड करने के लिए हम get_char का इस्तेमाल करते हैं। get_s फंक्शन इज यूज टू स्कैन और रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। get_s फंक्शन इस्तेमाल होता है कोई भी टेक्स्ट है उसमें एक लाइन को रीड करने के लिए या उसको स्कैन करने के लिए। तीसरा है get_ch। ये वो फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है सी प्रोग्रामिंग में is a function in C programming which waits for any character input from keyboard and it will also echo the input character on the output screen. get_ch फंक्शन इस्तेमाल होता है सी प्रोग्रामिंग में जो कि वेट करता है कैरेक्टर इनपुट का और इसके साथ साथ एक इको भी जनरेट करता है, इको साउंड जनरेट करता है जब कभी भी हम कोई इनपुट एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो ये तीनों फंक्शंस के जो यूज हैं वो आपने इस तरह से लिख देने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है री राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम गिवन है, इसका हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसी प्रोग्राम को री राइट करना है। तो इसका कोड हम इस तरह से री राइट करेंगे। तो स्विच केस का इस्तेमाल करते हुए इसका कोड हम इस तरह से लिखेंगे कि जहाँ पे इफ एल्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको हमने स्विच केस से रिप्लेस कर दिया। ग्रेड यहाँ पे इनपुट आएगा और जो भी इनपुट आएगा उस हिसाब से वो केस एक्टिव हो जाएगा और वो प्रिंट का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कोड है, ये आप देख लें, ये इसका आंसर है। इसके अंदर केस ए, केस बी, केस सी, तीनों केसेस दिए हुए हैं। तीनों में से कोई भी इनपुट होगा उसके मुताबिक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर कोई इनवैलिड कैरेक्टर आता है, सी की ए बी सी के अलावा कोई इनपुट आता है तो फिर हमारा प्रोग्राम उसको इनवैलिड लेटर के तौर पे शो करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है डिफाइन यूआरएल एंड वेब होस्टिंग। आपने डिफाइन करना है कि यूआरएल क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या होती है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो है वो इससे मुराद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब में एड्रेसेस को, डिफरेंट वेब एड्रेसेस को ब्राउजर पे स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। A URL इज द फंडामेंटल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ये किसी भी नेटवर्क की एक बुनियादी पहचान होती है फॉर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टू द वेब। वेब पे जो भी रिसोर्स कनेक्टेड होता है। ये तो हो गया URL जो कि अक्सर हम अपने किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए लिखते हैं www.google.com। ये दरअसल URL कहलाता है। अब जो वेब होस्टिंग सर्विस है ये टाइप है इंटरनेट होस्टिंग सर्विस की जो इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जरिए क्या होता है कि इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वेबसाइट को जो कि उनके पास लोकल होस्ट में बनी हुई होती है इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के लोग आपकी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था वेब होस्टिंग सर्विस और URL। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल है ड्रॉ एंड नेम एनी 3 लॉजिक गेट्स। तो ये 3 लॉजिक गेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, एंड गेट,
और गेट और नॉट गेट, और उनको हमने ड्रॉ किया है। ये एंड गेट का सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, और ये नॉट गेट का सिंबल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स अ 2 डिजिट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि दो डिजिट नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक इनपुट ले लेते हैं नंबर 23, ये आपने लिया। अब आपका प्रोग्राम इसको रिवर्स करके 32 में कन्वर्ट कर देगा। अभी होगा किस तरह से, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी नंबर हम इनपुट लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका मॉड फाइंड करेंगे। तो जब हम अगर 23 का मॉड फाइंड करेंगे 10 के साथ, तो जवाब क्या आएगा, 10 को अगर हम 23 को डिवाइड करें 10 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 2 ज़ा 20, और इनका रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3। जो भी इनका रिमाइंडर बचेगा इसको हम सेव कर लेंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा इसको सेव करने के बाद सबसे पहले हम रिमाइंडर प्रिंट करवाएंगे, यानी 3 प्रिंट होगा सबसे पहले। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से जिस तरह हमने 23 मॉड 10 किया है, अब हम क्या करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ पे हमने मॉड फाइंड किया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोशेंट वैल्यू यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 3, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में हमें कोशेंट वैल्यू चाहिए होती है, तो उसका जवाब हमारे पास क्या है, 2। उसको हम लिख के सेव कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हमारे पास 3 हासिल हुआ था, सेकंड स्टेप में हमारे पास 2 हासिल हुआ है, तो पहले 3 प्रिंट होगा और उसके बाद 2 प्रिंट होगा। तो फाइनल हमारे पास जवाब क्या आया इसका, 32। ओरिजिनल नंबर क्या था 23, रिवर्स होके अब ये क्या आ चुका है, 32 आ चुका है। तो ये एल्गोरिथम है इसका। अब अगर आप इसका कोड अपने पेपर में कोड लिखेंगे इस तरह से, मेन फंक्शन लिखेंगे, 2 वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे, यहाँ पे आप 2 डिजिट नंबर इनपुट लेंगे, उसके बाद आप इसी तरह उस नंबर का मॉड फाइंड करेंगे, फिर उसको सेव कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर उसको सेव कर लेंगे, और आखिर में दोनों को प्रिंट करवा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन दोनों को हमने इवेलुएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो सबसे हायर प्रेसिडेंस होती है स्मॉल ब्रैकेट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 + 4 और यहाँ पे आएगा ये 3 - 1, ये पहले सॉल्व होंगे। 3 + 4 3 - 1, 3 + 4 जवाब आएगा 7, और 3 - 1 जवाब आएगा 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की होती है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो हमारा ये रिजल्ट आएगा 7 × 7 49, और 7 × 2 14। बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी खत्म हो चुके हैं। फाइनल जो हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंस बच जाती है वो रिलेशनल ऑपरेटर की बच जाती है। तो हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करेंगे। 49 इज ग्रेटर देन 50, तो ये बात यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा फॉल्स। और 14 इज लेस देन 50, इसका जवाब हमारे पास आएगा ट्रू। तो इसकी हमने ट्रूथ वैल्यूज लिख ली हैं, फॉल्स एंड ट्रू। इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों का दरमियान जब एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो इसका क्या जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर का आंसर फॉल्स आता है अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आया है वो इसका फॉल्स आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पार्ट बी की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे हमारे पास जो मेन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का है, मॉड का है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इन तीनों ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो एक सेम लेवल पे ही समझी जाती है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, आपसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 10 आपस में डिवाइड होंगे, तो जवाब हमारा आएगा यहाँ पे 5। 2 5 × 10, और इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 5 × 10 × 5 + 5 mod 2 × 3 - 7। उसके बाद हम इसी तरह से मल्टीप्लाई और मॉड ऑपरेटर जो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब आएगा 25, प्लस 5 mod 2 जवाब आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, जवाब आएगा 3 - 7। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स रह गए इनको परफॉर्म करते हैं। 25 + 3 जवाब आएगा 28 - 7, और 28 - 7 जवाब आएगा हमारे पास 21। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब एनी 3 रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज।
सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करने के 3 रूल्स कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। पहला रूल ये है कि ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, कि जो वेरिएबल नेम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट के या अंडरस्कोर से हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद नंबर, वेरिएबल नेम को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल ये है कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड, वेरिएबल नेम जो है वो कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, प्रिंट एक कीवर्ड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरह से हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं ले सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि क्रिएट एन HTML कोड दैट कंटेन्स अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। आपने एक HTML कोड लिखना है जिसके अंदर ग्राफिकल हाइपरलिंक हो। तो इसका HTML कोड इस तरह से होगा। HTML कोड में आपने टैग्स डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले आप HTML टैग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग लिखेंगे, फिर आप बॉडी का जो टैग है वो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग लिखेंगे। अब इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ का टैग ऐड किया है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज ऐड कर रहे हैं एक हाइपरलिंक के तौर पे। इमेज क्या है, ग्राफिकल एग्जांपल है हमारे पास, और ये वो इमेज है जिसका लिंक हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं कि उसका इमेज बॉर्डर इतना होगा और उसका सोर्स इतना, उसकी जो जहां से वो इमेज पिक किया गया है उसका सोर्स लिखी गई है, विड्थ और हाइट लिखी गई है। जैसे यूजर उस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर वो इस वेबसाइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल हाइपरलिंक की एग्जांपल है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर एक एन वेरिएबल है, एक सम वेरिएबल है और एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है। फॉर लूप की बॉडी में कुछ फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन करके हम इसका आउटपुट यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आउटपुट हमारे सामने होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और इसको स्टार्ट किया 1 से, उसके बाद कंडीशन चेक की गई है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सम कैलकुलेट किया गया है और सम कैलकुलेट करने के बाद n की वैल्यू प्रिंट करवा दी गई है। और यहाँ पे आप देखें कि n की वैल्यू क्या थी 1, तो n जो है वो यहाँ पे 1 के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब लूप दोबारा रन होगी तो n की वैल्यू में देखें 2 का इजाफा हो गया। अब 2 का इजाफा हुआ है, इट मीन्स कि n की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 एंटर करते हैं तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो 1 थी जो कि प्रीवियस आइट्रेशन में कैलकुलेट होती। तो 3 प्लस 1 जवाब आएगा 4, तो सम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। लेकिन यहाँ पे हमने सम को प्रिंट नहीं करवाना, यहाँ पे हमने किसको प्रिंट करवाना है, n की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम 4 प्रिंट नहीं करवाएंगे, बल्कि सम जो कैलकुलेट हो रहा है उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, बल्कि n की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। और n की वैल्यू अगर देखी जाए तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n की वैल्यू हमारे पास थी 3। तो पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, उसके बाद लूप दोबारा चलेगी। लूप जब दोबारा चलेगी फिर कंडीशन चेक होगी और 3 n की वैल्यू में 2 का इजाफा हो जाएगा। अब n की न्यू वैल्यू हो जाएगी 5 और 5 जब हम यहाँ पे एंटर करते थे तो 5 प्लस सम की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, तो 4 प्लस 5 जवाब आएगा 9, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 9। लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट n की वैल्यू हो रही है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। इसी तरह लूप दोबारा रन होगी और उससे पहले 5 n की वैल्यू थी, इसमें 2 का इजाफा हो जाएगा, इसकी वजह से, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 7 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद सम कैलकुलेट होगा। लास्ट वैल्यू जो थी हमारे पास सम की वो क्या थी 9, और उसके बाद फिर हम उसमें आगे n की वैल्यू ऐड करते जाएंगे, सम कैलकुलेट होगा। लेकिन हमने n की वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि हमारे पास हो चुकी है, अब 2 के इजाफे के बाद 7 हो चुकी है। सॉरी 9 प्लस 7 इसमें ऐड होगा तो जवाब आएगा 16, तो सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। उसके बाद लूप दोबारा रन होगी तो 7 की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी 9, और 9 जो होगा ये कंडीशन ट्रू करेगा और फिर यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा जब लूप चलेगी तो
इसमें 2 का मजीद इजाफा होगा। अब n की वैल्यू 11 हो जाएगी और कंडीशन जो यहाँ पे हम चेक करेंगे 11 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो फाइनल जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा 13579। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में आज हमने 9th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो तमाम हल किए हैं। तो ये हमारा पेपर था शॉर्ट क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे 1 से लेकर 13 तक, उन तमाम के सॉल्यूशंस वीडियो में मौजूद हैं, जो कि आप इस वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं।